दिल्ली के गंजावाला अंजलि हत्याकांड में इंसाफ की मांग पर आज फिर कैंडल मार्च निकाला गया। इससे पहले आज अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई। अंजलि के शरीर पर 36 जगह 40 गंभीर जख्म थे। चोट लगने और घसीटे जाने से मौत हुई थी। अंजलि के पेट में शराब के अंश नहीं मिले हैं। इस बीच फॉरेंसिक टीम ने दोबारा हादसे वाली कार और स्कूटी की जांच की है। दिल्ली पुलिस की एक टीम आज फिर अंजलि की सहेली निधि के घर पहुंची थी। निधि का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें वो रात करीब 2:30 बजे अपने घर पहुंचती दिख रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अंजलि के परिवार से मुलाकात कर कानूनी मदद का वादा किया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के एलजी को हटाने और लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने की मांग की है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के विरोध में प्रदर्शन जारी है। अतिक्रमण हटाने के विरोध में 11 लोगों की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होने वाली है। हल्द्वानी के बनफूलपुरा और गफूर बस्ती में 72 एकड़ जमीन से 4,365 अवैध मकानों को हटाने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए पीएसी भी मंगाई गई है। 10 एडीएम और 30 एसडीएम स्तर के अधिकारी तैनात किए जाएंगे। वर्ष 2013 में ही हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। विवादित जमीन पर रेलवे ने मालिकाना हक का दावा किया है, जबकि वहां रह रहे लोग आजादी से पहले के म्यूनिसिपल दस्तावेज दिखा रहे हैं। आज केंद्रीय कैबिनेट ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी। पीएम मोदी ने 2021 में लाल किले से इस योजना की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि भारत में सस्ती दर वाले हाइड्रोजन उत्पादन पर 17,490 करोड़ रुपए इंसेंटिव भी दिया जाएगा। 2030 तक भारत को ग्रीन हब बनाने के लिए करीब 8 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष निवेश भी होगा और 6 लाख नौकरियां मिलेंगी। सरकार ने हर साल 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन बढ़ाने और रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता करीब 125 गीगावाट बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। पटना में बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारी छात्र 30 दिसंबर को हुई तीनों पालियों की परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा लेने की मांग कर रहे थे। इससे पहले 30 दिसंबर को पहली पाली की परीक्षा के पेपर लीक हुआ था, जिसमें आर्थिक अपराध शाखा ने कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए चुनाव 3 महीने तक टालने की इजाजत दे दी है। इस दौरान पिछड़ा वर्ग के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी। इस पर कोर्ट ने संबंधित पक्षों से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। इससे पहले हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 26 दिसंबर को ओबीसी आरक्षण के बिना ही निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था। पंजाब और हरियाणा के बीच सतलज यमुना लिंक नहर का विवाद जारी है। दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की अगुवाई में हुई बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरियाणा को पानी देने से मना कर दिया। हरियाणा के सीएम ने आरोप लगाया कि पंजाब सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मान रहा है। पंजाब हरियाणा के बीच 42 साल पहले साल 1981 में SYL एग्रीमेंट हुआ था। इसमें सतलुज से यमुना को पानी दिया जाना था, लेकिन अब भगवंत मान ने यमुना से ही पानी की मांग की है। इस मामले पर दोनों राज्यों को 19 जनवरी को कोर्ट में जवाब दाखिल करना है। हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री और हॉकी ओलंपियन संदीप सिंह के घर आज पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। हरियाणा की एक जूनियर महिला एथलेटिक्स कोच ने संदीप सिंह के खिलाफ शोषण का केस दर्ज कराया था, जिसके बाद संदीप सिंह ने मंत्रालय छोड़ दिया था। इसी मामले में हरियाणा पुलिस की SIT टीम ने संदीप सिंह के सरकारी आवास पर महिला कोच को साथ ले जाकर सीन रिक्रिएट किया। संदीप सिंह के खिलाफ 31 दिसंबर को आईपीसी की धारा 354, 354A, 354B, 342, 506 के तहत केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद संदीप सिंह ने भी महिला कोच के खिलाफ केस किया है। मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने एक कमेटी का भी गठन किया है। झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर समेत शिखर जी को जैन तीर्थस्थल घोषित करने की मांग पर प्रदर्शन जारी है। आज मुंबई में 50,000 से ज्यादा लोगों ने समेत शिखर को टूरिस्ट प्लेस घोषित करने के केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार ने 3 साल पहले ही पारसनाथ इको टूरिस्ट सर्किट बनाने का ऐलान किया था। जैन समुदाय का आरोप है कि इससे उनके तीर्थ की पवित्रता नष्ट हो रही है और राज्य सरकार वहां मांस मदिरा की बिक्री होने दे रही है। जम्मू में आतंकी हमले के अलर्ट पर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां चौकस हो गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ की 18 कंपनियां जम्मू कश्मीर के लिए भेजी हैं, जो जम्मू के पुंछ और राजौरी में तैनात होंगी।
जम्मू में एक दिन पहले आतंकवादियों ने हिंदुओं के घर में घुसकर 4 लोगों को गोली मार दी थी, जबकि आईईडी धमाके में 2 लोगों की जान चली गई थी। जम्मू में टारगेट किलिंग की घटना को देखते हुए केंद्र ने अतिरिक्त फोर्स भेजा है। हालांकि केंद्र सरकार का दावा है कि 2022 में जम्मू कश्मीर में 42 लाख पर्यटक आए थे, क्योंकि आतंकी घटनाओं में 54% की कमी आई थी। उत्तराखंड में हुए कार दुर्घटना में जख्मी ऋषभ पंत को बेहतर इलाज के लिए मुंबई पहुंचा दिया गया है। ऋषभ के टखने और घुटने के लिगामेंट में चोट लगी है, जिसका इलाज मुंबई में किया जा रहा है। 30 दिसंबर को ऋषभ पंत कार हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। दिल्ली में कार के नीचे घिसटकर मरने वाली लड़की अंजलि के मामले में अब एक बिल्कुल नया मोड़ आया है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि उस रात अंजलि ने शराब नहीं पी थी, जबकि अंजलि की सहेली जो अंजलि के साथ उस दिन मौजूद थी, जिसका नाम है निधि, उसने ये दावा किया था कि अंजलि शराब के नशे में थी और इसी वजह से यह दुर्घटना हुई थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब अंजलि की मौत की जांच से ज्यादा उसके चरित्र की जांच हो रही है और उसे मरने के बाद भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है और आज हम इसी के बारे में आपको बताना चाहते हैं। तो बड़ी बात यह है, अब बहस इस बात पर हो रही है कि अंजलि ने शराब पी थी या नहीं पी थी। अंजलि उस शाम को, उस रात को कहां गई थी, किस लड़के से मिली थी, किस होटल में गई थी। और हम यहां ये बिल्कुल नहीं कह रहे, हो सकता है कि अंजलि ने शराब पी हो। हालांकि जो पहली पोस्टमार्टम की जो इनिशियल रिपोर्ट आई है वो ये कहती है नहीं पी थी, लेकिन जो उसकी दोस्त है निधि, वो ये बताती है कि शराब पी थी और पुलिस को और भी दूसरे सबूत मिले हैं जो कहते हैं कि अंजलि ने शराब पी थी। लेकिन अगर शराब पी थी तो क्या हुआ? तो अगर शराब पी थी तो क्या उसे मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था? ये सारी बातें आज आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि घटना सुलझने की बजाय अब उलझती क्यों जा रही है। पहली वजह है सीसीटीवी वीडियोस। अब तक इस घटना के 5 सीसीटीवी वीडियो, अलग अलग वीडियोस हमें मिले हैं और हर वीडियो अलग कहानी बयां करता है और इससे यह पता चलता है कि शायद अंजलि की दोस्त निधि कुछ छिपा रही है। जैसे पहला सीसीटीवी वीडियो रात के 1:16 का है, जिसमें अंजलि और निधि दोनों किसी बात पर एक दूसरे से झगड़ा करते हुए दिख रहे हैं और निधि का कहना है कि अंजलि शराब के नशे में थी और स्कूटी चलाने की जिद कर रही थी, इसलिए उनके बीच यह झगड़ा हो रहा था। लेकिन इस वीडियो में यह साफ दिखता है कि रात 1:16 पर ये दोनों लड़कियां एक होटल के बाहर वहां झगड़ा कर रही हैं। इस बात की भी पुष्टि नहीं है कि झगड़ा इसी बात को लेकर हो रहा है या कोई और, क्योंकि इसमें ऑडियो नहीं है। इसके बाद रात 1:45 पर वो स्कूटी से वहां कहीं के लिए निकल जाती है। अब दूसरा वीडियो देखिए, इसमें आप देख पाएंगे कि रात 1:45 पर अंजलि अपनी दोस्त के साथ इस होटल से निकली थी। लेकिन अब आप तीसरा वीडियो जब देखेंगे, वो ये कहता है कि 1:37 पर अंजलि की दोस्त निधि अपने घर में जाती हुई दिख रही है और यहीं से ये पूरी कहानी उलझ जाती है, क्योंकि होटल के बाहर के वीडियो में ये दोनों लड़कियां 1:45 पर स्कूटी पर बैठकर जाते हुए दिखती हैं। लेकिन इससे 8 मिनट पहले एक दूसरे सीसीटीवी कैमरे में निधि को उसके घर के बाहर देखा गया। इसलिए अब सवाल यह है कि निधि जब होटल से अपने घर आ गई थी तो वो वापस होटल कब गई और इस दौरान जब वो अपने घर पर थी तब अंजलि के साथ कौन था? हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जिस होटल के बाहर अंजलि और निधि का झगड़ा हुआ, वहां से निधि का घर बहुत थोड़ा सा ही दूर है और इस हिसाब से निधि के लिए 5 से 8 मिनट के अंदर वापस अपने घर से होटल पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसलिए हो सकता है जिस कैमरे से ये वीडियो लिया गया हो उसकी टाइम सेटिंग शायद खराब हो, उसमें गलत टाइम सेट किया गया हो, क्योंकि निधि के पड़ोस में रहने वाले एक लड़के का भी यही कहना है कि सीसीटीवी वीडियो और इसमें दिख रहा समय सही नहीं है और उसने खुद निधि को रात 2:30 बजे के आसपास अपने घर जाते हुए देखा था। मैं घर के बाहर आग जलाकर कार लेकर कब गिरा था। ठीक है। तो मैंने देखा 2:30 बजे आई थी वो। पहले उन्होंने अपना मतलब गेट खटखटाया, मम्मी को आवाज मारी तो उसके मम्मी ने मतलब गेट खोला गेट तो उन्होंने मेरे से पूछा निशान तेरे पास हीटर चार्जर है? तो मैंने कहा हाँ मेरे पास आएगा। तो उन्होंने मेरा फोन चार्जिंग लगा, तो मैंने उसका फोन लगा के चार्जिंग पर लगा दिया। बस मैं लगाकर बाहर ही आया था, इतने में उसके मम्मी ने गेट खोल दिया। तो उन्होंने को जल्दी मेरा फटाफट फोन ला के दे दिया, कॉल करनी है।
तो फिर मैं उसको कहा, चोट यहाँ पर लगी हुई थी साइड में, ठीक है, और हाथ पर फ्रैक्चर वैक्चर हो जाता है, मोड़ बड़ा जाता है, और पैर पर बस। उसके बाद हमने सुबह हल्ला कर दिया था कि जैसे कोई देख लेता है, ऐसे हमने आपको चोट लगी, हमने पूछ लिया आपको क्या हो गया, तो उसने बोला था कि एक्सीडेंट हो गया मेरे स्कूटी से। यहां 2 और सीसीटीवी वीडियोस बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक वीडियो रात के 1:52 का है, जिसमें ये दोनों लड़कियां स्कूटी पर जाती हुई दिख रही हैं, और इसी में आप उस गाड़ी को भी देख सकते हैं जिसने इस स्कूटी को टक्कर मारी थी। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये वीडियो घटना से कुछ सेकंड पहले का ही ये वीडियो है। लेकिन अब आप दूसरा वीडियो देखिए जो रात के 3:30 बजे का है, जिसमें आरोपियों की गाड़ी अंजलि को घसीटते हुए जाते हुए दिख रही है। और बड़ी बात यह है कि इन दोनों वीडियोस में पूरे 1 घंटे 38 मिनट का अंतर है। अब यह समझना यहां बड़ा मुश्किल है कि आरोपी, ये जो 5 लोग थे जो शराब पीकर ये गाड़ी चला रहे थे, ये 1 घंटा 38 मिनट तक अपनी गाड़ी से अंजलि को सड़क पर ऐसे ही घसीट कर चलते रहे, या उन्होंने दुर्घटना के बाद बचने के लिए अंजलि के शव को खुद से गाड़ी के नीचे बाद में फंसाया था। यह सिर्फ अभी एक थ्योरी है जिसकी जांच होनी अभी बाकी है। इसके अलावा इस पूरे मामले की इकलौती चश्मदीद गवाह निधि पर अब कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। निधि ने हमें बताया था कि घटना से पहले अंजलि ने शराब पी थी और उसे बहुत नशा था, और उसने अंजलि को यह भी कहा था कि उसे स्कूटी नहीं चलानी चाहिए। लेकिन आज अंजलि की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसमें उसके एब्डोमेन यानी पेट की जांच में यह कहीं पता नहीं चला कि अंजलि ने उस रात शराब पी थी। यानी हो सकता है कि निधि ने अंजलि के शराब पीने की बात झूठ बोली हो, या यह भी हो सकता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंजलि की सही से जांच ना हुई हो। बड़ी बात यह है कि जब अंजलि के विसरा की जांच की जाएगी तो विसरा रिपोर्ट से यह पता चलेगा कि अंजलि ने क्या खाया था और क्या पिया था, और विसरा रिपोर्ट अभी नहीं आई है। तो ये पोस्टमार्टम की इनिशियल पहली रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट नहीं है, और हो सकता है बाद में यह पता चले कि अंजलि ने शराब पी थी। इसके अलावा किसी व्यक्ति ने मौत से पहले शराब पी थी या नहीं, इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट से नहीं लगाया जाता, बल्कि इसके लिए आप जैसा मैंने बताया विसरा की जांच होती है, जिसमें छाती, पेट और दूसरे अंगों से नमूने लेकर देखा जाता है कि शरीर में शराब की मात्रा थी या नहीं थी। वो उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी कि वो ना मतलब होश में नहीं थी अपने। और मैं पीछे बैठकर भी मैंने गाड़ी को संभाला कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। और पहले तो एक बार हम हादसे से बचे, हम दोनों मरते। एक बार ट्रक हमारे आगे जा रहा था, है, उसको गुस्सा आया कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे कैसे छोड़ सकता है, मैं शादी करूंगी, ये है वो, ऐसे ही कुछ उसने बोला। तो वो ट्रक में भिड़ने जा रही थी, हम दोनों उस ट्रक के उस दौरान हम दोनों मरते। आगे जाने के बाद हम कट में घुसे, वो गाड़ी ऐसे आ रही थी, घुसने के बाद वो गाड़ी वाला रुका ही नहीं, उस गाड़ी वाले ने एकदम ठोकी गाड़ी। सेमी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल प्रेजेंट एंड वार्ड्स आर नॉट अफेक्टेड, मतलब कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एब्डोमेन में किसी भी तरीके का अल्कोहल पदार्थ नहीं पाया गया है। जिस गाड़ी के नीचे ये लड़की फंसी हुई थी, क्या वो गाड़ी 12 किलोमीटर तक बिना किसी परेशानी के ऐसे ही चल सकती है? क्योंकि इस बात पर पुलिस भी पूरी तरह से विश्वास नहीं कर रही है। आज फॉरेंसिक टीम ने इस पूरी घटना का रिक्रिएशन किया है, और इस दौरान एक पुलिसकर्मी को उसी गाड़ी के नीचे ठीक वैसे ही लिटाकर देखा गया जिस गाड़ी ने अंजलि की स्कूटी को टक्कर मारी थी। बड़ी बात यह है कि इस दौरान यह पुलिसकर्मी बहुत ही मुश्किल से इस गाड़ी के नीचे घुस पाया, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इस दुर्घटना में अभी और ट्विस्ट आने बाकी हैं। देखिए, जो पुलिस की टीम वहां फॉरेंसिक टीम पहुंची है, वो लगातार उस पूरी घटना को दोबारा उसका रिक्रिएशन कर रही है, और इन्होंने ये कोशिश की ये देखने की कि इस गाड़ी के नीचे क्या वाकई किसी इंसान का शरीर फंस सकता है, और फंस भी जाए तो क्या वो गाड़ी 12 किलोमीटर तक उस शरीर को फंसाकर चल सकती है। असल में जिस कार से दुर्घटना हुई वो कार है मारुति बलिनो कार। उसका ग्राउंड क्लियरेंस सिर्फ 17 सेंटीमीटर है, यानी कार की जो सबसे नीचे वाली बॉडी होती है उसके और जमीन के बीच का जो फर्क है, जो जगह होती है, वो 17 सेंटीमीटर है, सिर्फ 17 सेंटीमीटर। और इतनी सी जगह में किसी को मारकर तो फंसाया जा सकता है बाद में, लेकिन कोई खुद से इसमें जाकर फंस जाए
और फिर गाड़ी 12 किलोमीटर तक ऐसे ही चलती रहे, ये थोड़ी मुश्किल बात लगती है। ये वो गाड़ी है जो हम आपको बता रहे थे, सिर्फ 17 सेंटीमीटर का क्लियरेंस है। मैं आपको बताता हूं 17 किलोमीटर कितना होता है। मैं एक स्केल आज आपके लिए लेकर आया हूं, देखिए ये स्केल है मेरे हाथ में जो आप देखते हैं, और मैं थोड़ा करीब से आपको दिखाऊंगा। ये यहां से लेकर यहां तक, ये इतना जहां तक मैंने पकड़ा, देखिए ये यहां से लेकर यहां तक ये 17 सेंटीमीटर है। इतना, अब आप देख पा रहे हैं शायद। तो इस गाड़ी का जो क्लियरेंस है, ग्राउंड क्लियरेंस, वो इतना है। यानी अगर आप ऐसे नापेंगे अपनी हथेली से तो इतना, देखिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि गाड़ी के नीचे अगर सिर्फ इतनी जगह है, बॉडी से और जमीन के नीचे इतनी सी जगह में किसी इंसान की बॉडी फंस सकती है? वो भी अपने आप। अगर उसको जबरदस्ती धकेल कर फंसाया जाए तो शायद फंस जाएगी, लेकिन अपने आप शायद नहीं फंसेगी। अपने आप उस गाड़ी के नीचे जाना भी मुश्किल है, और गाड़ी शायद उस लाश के ऊपर से तो चढ़कर जा सकती है, लेकिन अगर वो फंस जाए वो शरीर, तो फिर गाड़ी का चलना भी बहुत मुश्किल होगा, और 12 किलोमीटर तक चलना तो बहुत ही मुश्किल है। इसके अलावा अंजलि की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें उसके रेप की पुष्टि नहीं हुई है, और उसमें यह भी पता चला है कि उसके पूरे शरीर पर 40 गहरे जख्म हैं, लेकिन उसके हाथ पर ज्यादा गंभीर चोटें नहीं हैं, जिससे ये कहानी और भी उलझ जाती है। लेकिन इससे यह भी पता चल सकता है कि हो सकता है वो ऐसी स्थिति में फंसी हो कार में जिसमें हाथों पर चोट ना आई हो। लेकिन मैंने अंजलि के शव की तस्वीरें आज देखी, और यकीन मानिए देखने के बाद बहुत देर तक मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये तस्वीरें नहीं देखनी चाहिए थी। अंजलि के शव की जो स्थिति थी वो इतनी बुरी थी, उसका सारा जो शरीर था, सारा मांस जो था वो छिल चुका था। उस तस्वीर को देखना अपने आप में एक बहुत बड़ी सजा के जैसा था। तस्वीर देखी नहीं जा रही थी, और उसमें असल में कुछ बचा ही नहीं था शरीर में, उसमें कुछ ऐसा था ही नहीं जिसका पोस्टमार्टम भी किया जा सके। इसलिए यह कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या हुआ होगा, लेकिन मैं आपको यह बता सकता हूं तस्वीरें देखने के बाद ऐसा लगता है कि शरीर तो बिल्कुल खत्म हो चुका था, सड़क पर घिस घिस कर। अंजलि की दोस्त निधि ने भी यह दावा किया था कि इस दुर्घटना से पहले अंजलि का उसके बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ था, और अब जो हमारा मीडिया है या हमारे देश के लोग हैं या हमारा समाज है, वो अंजलि के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। जैसे उस रात वो उस होटल में क्या कर रही थी, उस रात वो कितने लड़कों के साथ थी, लड़कों से क्या बात कर रही थी, उसने शराब क्यों पी थी, किसके साथ शराब पी थी, और उसका बॉयफ्रेंड कौन है, बॉयफ्रेंड से झगड़ा क्यों हुआ था। यानी आज इस लड़की को अपनी मौत के बाद भी अपने चरित्र की अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है, और अब ऐसा लगता है कि जांच मौत की नहीं हो रही, जांच उसके चरित्र की हो रही है। यह घटना अंजलि की मौत को लेकर है, ना कि उसके चरित्र को लेकर। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि उन 5 लड़कों के बारे में ऐसी कोई बात नहीं हो रही। उनके बारे में कोई ये नहीं पूछ रहा कि उनकी गर्लफ्रेंड कौन है, या वो इतनी रात को मुड़थल क्यों गए थे शराब पीने के लिए, वो उस इलाके में उस रात क्या कर रहे थे, उन्होंने शराब कहां से खरीदी, कहां पर बैठकर पी, क्यों पी। ना तो उन 5 लड़कों के परिवार ने यह पूछा होगा, ना समाज ये पूछ रहा है, और शायद पुलिस भी ये नहीं सोच रही है। और सारे सवाल सिर्फ इस लड़की को लेकर पूछे जा रहे हैं, और सिर्फ इसी लड़की को इसके आधार पर जज किया जा रहा है। आज हमारा सवाल यह है, इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि अंजलि कहां गई थी, इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि अंजलि किसके साथ थी, इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि अंजलि ने शराब पी थी या नहीं पी थी। फर्क इस बात से पड़ता है कि ये 5 लोग उस के शरीर को लेकर उसको 12 किलोमीटर तक वो सड़क के साथ घसीटते रहे, और अभी तक जो पता चला है जांच में, उससे यह पता चला है कि ये 5 लोग जानते थे कि अंजलि का शरीर गाड़ी के नीचे फंसा हुआ है, और अगर वो उसी समय रुक जाते तो अंजलि जिंदा बच सकती थी। लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। आज आप सब लोग, पूरा देश ये तो जान गया कि अंजलि कहां गई थी, शराब पी थी या नहीं पी थी, किस होटल में गई थी। लेकिन उन 5 लोगों के बारे में शायद आप भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि कोई जानने की कोशिश ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो 5 लड़के हैं और उन्हें कहीं भी जाने का पूरा लाइसेंस है। और अगर आप
इस केस को ब्लैक एंड व्हाइट में देखेंगे तो ब्लैक ये है कि इस लड़की के घर तो पूरा मीडिया पहुंचा हुआ है और उसके परिवार और दोस्तों के इंटरव्यूज किए जा रहे हैं, उनसे मुश्किल सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन इन लड़कों के परिवार के घर, इनके घरों तक, इनके परिवारों तक कोई नहीं गया है, ना ही उनसे कोई सवाल पूछ रहा है। बड़ी बात यह है, एक सवाल है वो हमारे देश की बहुत सारी महिलाओं ने और लड़कियों ने अक्सर सुना होगा, कहां गई थी। यह आपने सुना होगा, अक्सर हमारे देश में परिवार के लोग, समाज के लोग लड़कियों से पूछते हैं कहां गई थी, और लड़की को बताना होता है कि वो कहां गई थी, उसे देर क्यों हो गई, किसके साथ गई थी, क्यों गई थी। लेकिन क्या हम लड़कों से भी ये सवाल पूछते हैं कि कहां गए थे? हो सकता है कुछ घरों में पूछा जाता हो, लेकिन ज्यादातर घरों में लड़कों से नहीं पूछा जाता, लड़कियों से ही पूछा जाता है कहां गई थी। और ये सवाल बहुत चुभता है। शराब लड़की पिए तो समस्या है, लड़का पिए तो कोई परेशानी नहीं। मशहूर लेखक सआदत हसन मंटो ने एक बार कहा था, सिगरेट पीने से लड़की के भी फेफड़े ही खराब होते हैं, चरित्र नहीं। सिगरेट पीने से लड़की के भी फेफड़े ही खराब होते हैं, चरित्र नहीं। और इस मामले में भी ये बात पूरे देश को समझनी होगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो शराब 5 आरोपी भी पी रहे थे, लेकिन बात सिर्फ लड़की की हो रही है, क्योंकि हमारे देश में आज भी लड़कियों को ही इस घटनाक्रम की वजह से जज किया जाता है और लड़कों को नहीं। और इस बात को आप 2 और घटनाओं से आज समझ पाएंगे ठीक से। ये दोनों घटनाएं भारत की राजधानी दिल्ली की ही हैं, जहां 19 और 21 साल की 2 लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स ने उनकी हत्या करने की कोशिश की। इनमें से एक लड़की का ब्रेकअप हुआ था और दूसरी लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ नए साल की पार्टी में जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो दूसरे लड़के के साथ शायद जाना चाहती थी। लेकिन हमारे देश में लड़कियों की ना का मतलब ना नहीं होता, और ना ही लड़कियों को ना कहने का कोई अधिकार है। आज बड़ा सवाल यह है कि लड़कियों को ना कहने का अधिकार कब मिलेगा। आज का हमारा विश्लेषण इसीलिए देश की हर लड़की और महिला के लिए है, और सवाल यही है कि हमारे समाज में महिलाओं को ना कहने का अधिकार कब मिलेगा। सबसे पहले आपको उस घटना के बारे में बताते हैं जिसमें ब्रेकअप करने के बाद 24 साल के एक लड़के ने अपनी 21 साल की गर्लफ्रेंड पर चाकू से कई बार वार किए। और यह घटना दिल्ली के जिस आदर्श नगर इलाके की है, वो दिल्ली विधानसभा से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर है, और इस जगह से सबसे नजदीक पुलिस चौकी सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन इसके बावजूद आज आप इस सीसीटीवी वीडियो में देखिए कि कैसे इस लड़के ने खुलेआम इस लड़की पर चाकू से हमला किया, और इसके बाद यह लड़का वहां से भाग गया, फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि यह लड़की इस लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन कुछ दिन पहले जब इन दोनों का ब्रेकअप हुआ, कुछ सी बात पर झगड़ा हुआ, तो इस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया। यह शब्द आजकल आप बहुत अक्सर सुनते रहते होंगे, ब्रेकअप। यह बात, ब्रेकअप की बात इस लड़के को इतनी चुभी कि उसने यह तय कर लिया कि अगर यह लड़की उसकी नहीं हुई तो वो उसे किसी और की भी नहीं होने देगा, क्योंकि आजकल की जो युवा पीढ़ी है हिंदी फिल्में बहुत देखती है और उसका असर यहां भी दिखता है। और फिर 2 जनवरी को इस लड़के ने इस लड़की को मिलने के लिए बुलाया और फिर उस पर चाकू से हमला कर दिया। हालांकि ये लड़की अभी जिंदा है और अस्पताल में इसका इलाज चल रहा है। इसके अलावा पुलिस ने इस लड़के को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया है। अब दूसरी घटना के बारे में जानिए जो 31 दिसंबर की है, न्यू ईयर्स ईव की है। इस घटना में भी 23 साल के एक लड़के ने इसी तरह 19 साल की एक लड़की पर हमला करने की कोशिश की और उसे यह कहा कि अगर वो नए साल की पार्टी पर उसके साथ नहीं गई तो उसका चेहरा और उसका पूरा शरीर तेजाब से जला देगा। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस लड़के ने बीच सड़क पर गाड़ी रोककर पहले इस लड़की के एक दूसरे दोस्त के साथ मारपीट की जिसके साथ ये जा रही थी, और बाद में इस लड़की को गाड़ी के अंदर उसने खींच लिया। लेकिन इस दौरान जब वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को जानकारी दी तो ये लड़का वहां से फरार हो गया और ये लड़की किसी तरह से बच गई, इसकी जान बच गई। जैसे ही मैं घर से निकली, थोड़ा आगे जाते ही जो यादवेंद्र है, इसने हम दोनों का रास्ता रोका। फिर इसने वहां पर हम दोनों का रास्ता रोकने के बाद ये हमारे पीछे पड़ गया और हमसे जबरदस्ती ये
हमसे लड़ाई करने लग गया। फिर वहां से उसको उसके दोस्तों ने उसको वहां से साइड हटाया, यादविंदर को वहां से उसको साइड हटाया। तब उसने जानबूझकर वापस से मुझे चीजें बोलनी शुरू कर दी। फिर उसके बाद मुझे उसने वहां पर खींचा और वहां पर खींचकर उसने मुझे बोला कि 31 तारीख की रात तू मेरे साथ बता, अगर तू 31 तारीख की रात मेरे साथ नहीं बिताएगी तो ये रही मेरी बोतल, अभी मैं तेरे मुंह पे तेजाब फेंकता हूँ। ये चीज बोलते ही उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक शीशी निकाली। तो मैं एकदम से घबराई। जैसे ही मैं वहां से घबराई, उसने इसी बीच में उसने मुझे ग्रैब करा, उसने मुझे चेस्ट से ग्रैब करा। उसके बाद उसने मेरे हाथ खींचने की कोशिश करी, मुझे छेड़ने की कोशिश करी और मेरा टॉप फाड़ा उसने उसी बीच में। और ये सब जैसे ही हुआ मैं वहां से भागी। अब आपको एक बहादुर बेटे की कहानी दिखाना चाहते हैं जिससे आपको कुछ प्रेरणा मिली, जिससे देश की हर महिला सीख सकती है। और इस बहादुर बेटी का नाम है शिवा चौहान। शिवा चौहान भारतीय सेना की पहली महिला अफसर है जिन्हें दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र यानी सियाचिन की कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है। यह पोस्ट समुद्र तल से लगभग 15,500 फीट की ऊंचाई पर है और यहां इस वक्त तापमान -27 डिग्री सेल्सियस है। सियाचिन में रहकर देश की सेवा करने के लिए शिवा चौहान ने बहुत मेहनत की है, बहुत परिश्रम किया है और इसके लिए उन्हें सियाचिन के बैटल स्कूल में 1 महीने की कठोर ट्रेनिंग दी गई। और इस ट्रेनिंग के दौरान जब उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया तो उन्हें सियाचिन में इस मुश्किल पोस्ट पर भेजने का फैसला किया गया और यह फैसला ऐतिहासिक था। जुलाई 2022 में शिवा चौहान ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर सियाचिन युद्ध स्मारक से कारगिल युद्ध स्मारक तक 508 किलोमीटर लंबे साइकिलिंग अभियान का नेतृत्व किया था। यानी उन्होंने इतने लंबे सर्किट में साइकिल चलाई और उनकी जिंदगी में कई मुश्किल पड़ाव आए, लेकिन वो कभी कमजोर नहीं पड़ी। 11 वर्ष की उम्र में उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनकी मां ने कभी उन्हें पिता की कमी महसूस नहीं होने दी और अपनी बेटी को मुश्किलों से लड़ना सिखाया बचपन से ही। और मई 2021 में वो भारतीय सेना में शामिल हुई। हमारा समाज आज भी महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कमजोर समझता है और ऐसा सोचा जाता है कि एक महिला को इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। एक महिला को या तो टीचर बन जाना चाहिए या बैंक में काम करना चाहिए, ऐसी नौकरी करनी चाहिए जिसमें 9 to 5 की टाइमिंग हो, शाम को घर आ जाए, परिवार का ध्यान रखे और इसके बाद महिलाएं अपने घर को भी संभाल सके। लेकिन अब ये सोच और ये सूरत दोनों बदल रही है। अब तक जिस सियाचिन में खून जमा देने वाली ठंड के बीच सिर्फ पुरुष सैनिक ही देश की रक्षा के लिए डटे रहते थे, अब वहां एक महिला अफसर भी तैनात है और आप उनकी इच्छा शक्ति से आज बहुत कुछ सीख सकती हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये वो जगह है जहां पर महिलाएं तो क्या, अगर आप भारत के पुरुषों को भी अगर भेज देंगे तो शायद आधे घंटे से ज्यादा भारत का कोई आम नौजवान यहां पर रह नहीं पाएगा। मैं खुद सियाचिन कई बार गया हूं और जिस पोस्ट पर इनकी तैनाती हुई है उस पूरे इलाके में मैं गया हूं, मैंने उस इलाके को देखा है और मैं आपको बता सकता हूं ये वो इलाका है जहां जाने के बाद आपका खून जमने लगता है और ये वो इलाका है जहां पर अगर आप भारत के युवाओं को भेज देंगे, भारत के किसी भी पुरुष को अगर आप भेज देंगे तो यकीन मानिए आधा घंटे से ज्यादा वहां टिक नहीं पाएगा। और वहां ये देश की बहादुर बेटी अब तैनात है। इसलिए देश की हर बेटी को अपनी क्षमताओं को समझना होगा। ये कहानी देखकर देश की हर बेटी को, हर महिला को ये सीखना होगा कि उसे भी इतना ही बहादुर बनना है। अब आपको आपके पड़ोसी देश पाकिस्तान की गरीबी की नई कहानी बताते हैं। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वहां की सरकार के पास बिजली का बिल भरने के भी पैसे नहीं है। नौबत यहां तक आ गई है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपनी कैबिनेट की बैठक भी अब दफ्तर के कॉन्फ्रेंस रूम की जगह खुले आसमान के नीचे कर रहे हैं ताकि बिजली का बिल बच सके। और पैसा बचाने के लिए पाकिस्तानी सरकार ने कई नए फैसले लिए हैं। अब पाकिस्तान में सारे बाजार रात 8:30 बजे बंद कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान में शादी के जश्न को भी 10:30 बजे तक रात में खत्म करना होगा, क्योंकि मैरिज हॉल भी रात 10:30 बजे तक बंद हो जाएंगे। ऐसा करके पाकिस्तान 60 अरब रुपए बचाएगा। पुरानी तकनीक वाले पंखों का उत्पादन जुलाई से बंद कर दिया जाएगा, जिससे 22 अरब रुपए बचेंगे, क्योंकि जो पुरानी तकनीक के पंखे हैं ये ज्यादा बिजली खींचते हैं, इसलिए इन पंखों का इस्तेमाल भी बंद कर देंगे। सरकारी इमारतों में 30% बिजली का इस्तेमाल कम किया जाएगा, उससे 62 अरब रुपए की बचत होगी।
और पाकिस्तान सरकार का तर्क है कि अगर बाजार बंद होंगे तो लोग अपने घरों को जल्दी लौटेंगे, जिससे उनका लाइफस्टाइल बदलेगा, साथ ही पैसे भी बचेंगे। लेकिन अब सवाल पूछा गया जब ये कि इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा या फायदा होगा, अगर बाजार बंद हो गए तो अर्थव्यवस्था का क्या होगा। तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने क्या तर्क दिया, आप सुनिए। तो बिना सिर पैर का ये जवाब बता रहा है कि पाकिस्तान की सरकार ने बिजली बचाने की कोई तैयारी असल में की नहीं है, बल्कि वो अपनी नाकामी की सजा वहां की जनता को दे रहे हैं। उनके टैक्स के पैसे से पाकिस्तान की सरकार और खास तौर पर पाकिस्तान की सेना अय्याशी कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के लोग अंधेरे में बैठे हैं। हालत तो यह है कि पाकिस्तान के पास अब रेल चलाने के पैसे भी नहीं बचे। वहां की रेलवे के पास कुछ ही दिनों का डीजल बचा है, जिससे अब वो बस कुछ ही दिन अपनी ट्रेन चला पाएंगे। डीजल खरीदने के लिए पैसे नहीं है और ट्रेन ड्राइवर्स को दिसंबर महीने की तनख्वाहें नहीं मिली हैं। अगर डीजल नहीं मिला तो जल्द ही पाकिस्तान में ट्रेन बंद हो जाएंगी। पाकिस्तान ने 14 करोड़ 90 लाख डॉलर खर्च करके चीन से ट्रेन की कुछ बोगियां मंगवाई थी, कुछ खरीदी थी बोगियां, लेकिन चीन ने ऐसी खराब क्वालिटी की बोगियां वहां पर भेजी कि जो वहां पर चल ही नहीं पा रही हैं। मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान ने इन बोगियों की जांच के लिए 88 इंजीनियर्स भी चीन भेजे, जिन पर प्रतिदिन 7.7 लाख का खर्चा आया था। जांच के बाद ही ये बोगियां पाकिस्तान भेजी गईं, लेकिन पाकिस्तान जब पहुंची तो पता चला कि चीन ने ये खराब बोगियां पाकिस्तान को भेज दी हैं। अब ये ऐसे ही खड़ी हैं। इसका मतलब पाकिस्तान के जो इंजीनियर्स चीन गए, उन्होंने कोई जांच नहीं की, सिर्फ जनता के पैसे पर मौज मस्ती की और बिना कोई काम किए वापस लौट आए इन खराब बोगियों के साथ। पाकिस्तान की सरकार अपने देश का विकास कभी भी नहीं चाहती थी। उन्हें सिर्फ आतंक को बढ़ावा देना है, सेना को अय्याशी के लिए फंड देना है और आतंकवादियों को फंड देना है। और आंकड़े इस दावे को सच साबित करते हैं। बीते जुलाई से नवंबर महीने तक पाकिस्तान की सरकार ने अपनी सेना पर 18,800 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन विकास के कामों पर केवल 4,300 करोड़ रुपए लगाए। अगर पाकिस्तान की सरकार की प्राथमिकता विकास होती, जनता होती, तो विकास के कामों का बजट ज्यादा होता और सेना का बजट कम होता। इसलिए अब पाकिस्तान की जनता को खड़े हो जाना चाहिए, विद्रोह करना चाहिए अपने नेताओं के खिलाफ, अपनी सरकार के खिलाफ, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए और अपनी सरकार से यह पूछना चाहिए कि वो देश के लिए टैक्स देते हैं या नहीं भी देते हैं, लेकिन ये देश सारा पैसा आतंकवादियों की ट्रेनिंग पर खर्च कर रहा है। पाकिस्तान की जनता को अपनी सरकार से यह कहना चाहिए कि उन्हें कश्मीर नहीं चाहिए, उन्हें सेना नहीं चाहिए, उन्हें एक अच्छा जीवन चाहिए, उन्हें रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। असल में पाकिस्तान में हो यह रहा है कि पाकिस्तान की सरकार, वहां की और वहां की सेना पाकिस्तान की जनता को झूठा सपना दिखाती है कश्मीर का। पाकिस्तान की जनता को डरा कर रखती है कि पाकिस्तान खतरे में है, चारों तरफ से खतरा मंडरा रहा है, इसलिए सेना को विस्तार चाहिए, सेना को नए नए हथियार चाहिए, सेना को पैसा चाहिए। और साथ ही आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप्स भी चलते रहते हैं धर्म के नाम पर। तो धर्म के नाम पर भी पाकिस्तान की जनता को लूटा जा रहा है और सुरक्षा के नाम पर भी उनकी सेना लूट रही है। धर्म के नाम पर आतंकवादी लूट रहे हैं और सुरक्षा के नाम पर सेना लूट रही है। अब वहां के लोगों को यह मांग करनी चाहिए कि जो पैसा सरकार सेना पर खर्च कर रही है, कश्मीर में आतंकवादियों को पालने के लिए खर्च कर रही है, उसे देश के विकास पर खर्च होना चाहिए। उस पैसे से लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान मिलना चाहिए। अब आप खुद ही सोचिए, पाकिस्तान ऐसी स्थिति में है, पाकिस्तान पर आज कौन हमला करेगा? पाकिस्तान को किस देश से खतरा है? लेकिन फिर भी पाकिस्तान लगातार अपना रक्षा बजट बढ़ाता है, लगातार नए नए हथियार खरीद रहा है, लगातार अपनी सेना पर पैसा खर्च करता जा रहा है, जबकि उसे ये सब काम ये कम करके अपने देश की जनता का ख्याल रखना चाहिए। अब हम आपको जनसंख्या के उस विस्फोट के बारे में बताएंगे जिसका शोर भारत के लोगों को अब परेशान करता ही नहीं। लेकिन जापान ने अपने शहरों में बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए एक नई योजना बनाई है, जिसके तहत जो परिवार शहरों से गांवों में पलायन करेंगे और गांवों में रहकर अपना जीवन यापन करेंगे, उन्हें जापान की सरकार अपनी तरफ से एक्स्ट्रा पैसा देगी, अपनी तरफ से आर्थिक मदद देगी। यानी सरकार लोगों से कह रही है कि आप
टोक्यो जैसे शहर से बाहर चले जाइए, किसी दूसरी जगह पर रहिए ग्रामीण इलाके में, और हम आपको पैसा देंगे। इस योजना के तहत जिस परिवार में एक बच्चा है उसे सरकार की तरफ से भारतीय रुपयों में 6,40,000 रुपए दिए जाएंगे। जिन परिवारों में 2 बच्चे हैं उन्हें सरकार 19 लाख रुपए देगी, और यह पैसा एक ही बार में दे दिया जाएगा, जिसमें जापान की सरकार ने सिर्फ एक शर्त रखी है। शर्त यह है कि जो लोग सरकार से पैसा लेकर शहरों से गांवों में रहने के लिए जाएंगे, उन लोगों को कम से कम 5 साल उसी जगह पर रहना होगा, और अगर वो इससे पहले उस जगह को छोड़ देते हैं तो सरकार ये पैसा वापस ले लेगी। जापान को यह फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि जापान के शहरों में लोगों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन वहां गांव जो हैं वो लगातार खाली होते जा रहे हैं। आज आपको बड़ी स्क्रीन पर जापान की तस्वीर में दिखाता हूं, जिससे आपको समझ में आएगा कि जापान की स्थिति इस समय क्या है। जापान में इस समय 1 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 338 लोग रहते हैं, और शहरों में यह आंकड़ा और भी ज्यादा है। जापान की राजधानी टोक्यो में 1 वर्ग किलोमीटर के इलाके में लगभग 6,500 लोग रहते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर में 6,500 लोग टोक्यो में रहते हैं। सोचिए, सिर्फ 1 वर्ग किलोमीटर के इलाके में इतने सारे अगर लोग रहेंगे तो क्या होगा। हालांकि भारत की तुलना में यह स्थिति आज भी बहुत अच्छी मानी जाएगी। भारत की राजधानी दिल्ली में 1 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 11,320 लोग रहते हैं, यानी टोक्यो से लगभग दुगने, और मुंबई में इतने ही इलाके में लगभग 20,000 लोग रहते हैं। सोचिए, अंदाजा लगाइए। टोक्यो वाले तो 6,000 में ही 6,500 में ही परेशान हो गए, मुंबई में तो 20,000 लोग रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में इस पर कभी कोई चर्चा नहीं होती। सब लोग इतने में खुश, छोटी छोटी जगह मिलती है। और दूसरी तरफ जापान है जो इसे लेकर बहुत गंभीर है। जबकि जापान की आबादी हमसे बहुत कम है, जापान की आबादी ज्यादा नहीं है। जापान का कुल क्षेत्रफल है 3,80,000 वर्ग किलोमीटर। जापान की कुल आबादी है 12 करोड़ 60 लाख। लेकिन अब आप जापान के मुकाबले भारत को देखिए। भारत का कुल क्षेत्रफल है 33 लाख वर्ग किलोमीटर। हमारे देश की आबादी है 140 करोड़, और चीन का कुल क्षेत्रफल है 94 लाख वर्ग किलोमीटर, और उसकी आबादी है 142 करोड़। यह चीन है आपके पीछे, और चीन की आबादी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, आप जानते हैं। जापान की गिनती दुनिया के सबसे बूढ़े देशों में होती है, इसीलिए जापान की चुनौती सबसे अलग है। जापान की मध्य आयु 48.4 वर्ष है, और वहां की आधी आबादी की उम्र जो है वो 48 साल से ऊपर है, और आधी आबादी की उम्र इससे भी ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि जापान जो है वो बूढ़ा होता हुआ देश है। भारत के लोगों की मध्य आयु इस वक्त 28.4 वर्ष है, चीन की 38.4% वर्ष है, और अमेरिका के लोगों की मध्य आयु 38.3 वर्ष है। देखिए, यानी इन देशों की तुलना में भारत आज भी बहुत युवा देश है। अमेरिका की है 38 साल, चीन की है 38 साल, भारत की है 28 साल, और जापान की है 48 साल। लेकिन दुर्भाग्य यह कि हमारे देश का जो ज्यादातर युवा है वो आज इंटरनेट के नशे में चूर है। जापान में 14 वर्ष तक के 1.5 करोड़, 15 से 64 वर्ष तक के 7.5 करोड़, और 65 साल से ज्यादा के 3 करोड़ 60 लाख लोग रहते हैं। देखिए, ये अगर जापान को अगर आप देखें और वहां की आबादी को आप देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि वहां पर लगभग 30% जो लोग हैं वो 65 साल से ऊपर के हैं। यहां आप देख पाएंगे 37% लोग लगभग 25 से 54 साल के हैं, और 12% लोग लगभग 11.9% 55 से 64 वर्ष के हैं। इससे आपको यह पता चलेगा कि ज्यादातर लोग जो जापान में हैं अब या तो बूढ़े हो चुके हैं या बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं। जबकि भारत में 14 वर्ष तक के 36 करोड़, 15 से 64 वर्ष तक के लगभग 94.5 करोड़, और 65 साल से ज्यादा के 9.5 करोड़ लोग रहते हैं। यह भारत की आबादी है। अगर आप देखें, जापान की जनसंख्या के बूढ़ा होने का नुकसान यहां की बड़ी बड़ी कंपनियों को भी हो रहा है। जापान की कई बड़ी कंपनियों के सामने आज विरासत का संकट है। जापान में व्यापारियों की औसत आयु करीब 62 साल है, और जापान में करीब 60% बिजनेस ऐसे हैं जिनके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं है। कई बिजनेस हाउसेज ऐसे हैं जो अपने बिजनेस को फ्री में बेचने के लिए तैयार हैं। ऐसे बहुत सारे घराने हैं
उद्योगपति हैं जो अपने बिजनेस को बेचना चाहते हैं क्योंकि उनका संतान नहीं है उनके पास, वो इसके लिए विज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन इसे कोई फ्री में लेने के लिए भी तैयार नहीं है। और आने वाले समय में जापान में बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम श्रेणी के व्यापार ऐसे ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि परिवार जो हैं वो खत्म हो रहे हैं, लोगों के पास बच्चे नहीं हैं जो उस विरासत को आगे लेके जा सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 में जापान की सिर्फ 2413 कंपनियों को ही खरीदार मिले। इसके अलावा करीब 44,000 बिजनेस इसलिए बंद हो गए क्योंकि उन्हें खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं था। इनमें से 55% यानी 24,000 प्रॉफिटेबल बिजनेस थे। अंदाजा लगाइए किसी भी देश में इतनी बड़ी संख्या में प्रॉफिटेबल बिजनेस का बंद हो जाना वहां की अर्थव्यवस्था के लिए कितना बड़ा नुकसान है। जापान में युवा जनसंख्या कम होने की वजह से वहां सेना में भर्ती होने के लिए भी अब लोग नहीं मिल रहे हैं। आज जापान के पास हथियार हैं, उनके पास पैसा भी है, लेकिन सेना में भर्ती होने के लिए उसके पास युवा नहीं है, और जो हैं भी वो सेना में शामिल नहीं होना चाहते। 2023 के लिए जापान ने अपने रक्षा बजट में करीब 26% की वृद्धि हुई है, जो अभूतपूर्व है। इस वर्ष जापान का रक्षा बजट 4.3 लाख करोड़ है। वहीं जापान के पास इस वक्त 3,09,000 सैनिक हैं। इनमें सक्रिय सैनिकों की संख्या सिर्फ 2,40,000 है। तो आप देख सकते हैं जापान ने अपनी पूरी रणनीति बदल दी है। पहले जापान युद्ध के बारे में सोचता भी नहीं था, लेकिन अब जापान ने युद्ध के बारे में सोचना शुरू किया है, अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना शुरू किया है, हथियार बढ़ा रहे हैं और अपनी सेना का विस्तार कर रहे हैं, जो कि पहले नहीं होता था। लेकिन समस्या यह है, हथियार भी ले लिए, पैसा उनके पास पहले से ही है, लेकिन सेना में शामिल होने के लिए वहां युवा नहीं बचे। तो ये दुनिया के एक इतने संपन्न देश की एक अलग ही कहानी है, जो भारत में रहते हुए आपको बड़ी अजीब लगेगी। पद सिर्फ एक संबोधन देता है, लेकिन असली इज्जत पाने के लिए काबिल बनना पड़ता है।